तो बच्चों आपका फिर से वेलकम है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रही है और कौन कौन से उसमें वेरियस प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं और बच्चे अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और यहीं से बड़ी बार एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें दिए हैं, जिसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है बेटा वो है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम इस बात को प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो जल्दी से मैं आपको एक्सपेरिमेंट को बता देता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या है, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो हमने क्या करना है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में एक लीफ लेना है, लेकिन ये जो लीफ है ये बड़े ही स्पेशल तरह का लीफ है। एनसीईआरटी बोलती है यू हैव टू टेक वेराइगेटेड लीफ। तो बेटा आप देखते हैं कि कुछ लीव्स होते हैं जिसमें येलो कलर के स्पॉट्स बने होते हैं, या जो येलो कलर का हो गया होता है और जो बाकी का पार्ट होता है वो ग्रीनिश होता है। तो ऐसा वाला लीफ जिसमें येलो और ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, इसे वेराइगेटेड लीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वेराइगेटेड लीफ कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वेराइगेटेड लीफ को ले लेना है और इस वेराइगेटेड लीफ को डिप करना है। क्या करना है बेटा? डिप करना है एल्कोहल के अंदर। किसके अंदर? एल्कोहल। आप मिथेनॉल ले सकते हैं और एल्कोहल के अंदर डिप करके इसको बॉईल करना है। बहुत बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ बेटा। आपको क्या करना है, इसको बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद आपको इस लीफ को टेस्ट करना है फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन का। हमें क्या करना है, उस लीफ को उस बॉइलिंग एल्कोहल से बाहर निकाल लेना है और उस पर क्या डाल देना है, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देना है। क्या डाल देना है बेटा? आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देना है। जब हम उस लीफ के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा बेटा? जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होगा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर। और जो प्लांट का येलो, जो लीफ का येलो पार्ट था वो ब्लू कलर नहीं देगा। तो बेटा ये जो ब्लू कलर है ये ब्लू कलर नहीं देगा। तो ये जो ब्लू कलर आ रहा है, इट इज़ द इंडिकेशन दैट स्टार्च इज प्रेजेंट देयर। तो पॉइंट ये है कि ये वो वाला रीजन था, यानी कि ग्रीन वो वाला रीजन होता है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। जहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। और जो येलो कलर का पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे स्टार्च का जो टेस्ट था वो कैसा आया, नेगेटिव आया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात पता चलती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है बेटा, क्लोरोफिल ज़रूरी है। अब जो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ दैट इज़ टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बड़ा ही बेहतरीन ये एक्सपेरिमेंट है बेटा। ये जो मैंने आपको पहला एक्सपेरिमेंट बताया है, ये 11th क्लास में जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट्स रिपीट होंगे। तो जब वहाँ पे बच्चे को ये हम सवाल पूछते हैं कि बेटा क्या तूने ये पहले पढ़ा है, तो वो जवाब देता है कि नहीं सर हमने नहीं पढ़ा है। अब तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, हमें एक पॉट ले लेना है जिसके अंदर हमने प्लांट लगाया हो। हमें क्या करना है बेटा, उसके एक लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में डिप कर देना है और इस टेस्ट ट्यूब को बाहर से क्या कर देना है, सील। अब यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान देंगे कि हमें यहाँ पे केवल हाफ लीफ को ही इसके अंदर डालना है और हाफ लीफ क्या रखना है, बाहर। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो आधा पार्ट हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है और आधा पार्ट बाहर रखना है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या डाल देना है, KOH। क्या डाल देना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। अब ध्यान से अगर आप यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो इस लीफ को वाटर भी मिल रहा है, इस लीफ को बाहर से क्या मिल रही है, लाइट भी मिल रही है। अब ये तभी फोटोसिंथेसिस करेगा जब इसको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस कंटेनर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी डाल देते हैं। लेकिन ये जो KOH होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। अब अगर सपोज करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए, तो ये जो लीफ है जो हमने
टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है इसमें फोटोसिंथेसिस हो जानी चाहिए। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या कर देंगे, इस लीफ को बाहर निकालेंगे आफ्टर 6 to 7 आवर्स। आप 1-2 दिन तक भी एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं। जब इस लीफ को बाहर निकाला जाएगा और निकालने के बाद जब हम इसमें स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो इसमें ये पाया गया कि जो पार्ट हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला था वो स्टार्च के लिए नेगेटिव टेस्ट दिया उसने, और जो बाहर रखा था उसने क्या दिया, पॉजिटिव, क्योंकि बाहर क्या मिल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे बेटा आज से 2 साल पहले जब CBSE में MCQ का पैटर्न लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द कोविड, तो वहाँ पे ये सवाल पूछा गया था कि बताइए इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करी, जो हमने पार्ट लीफ जो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला था, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या डाली है, KOH डाली है, और KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ खींच लेता है। इज दैट क्लियर? तो आप ये बात यहाँ पे लिख देंगे, प्लांट विथ KOH डज नॉट टर्न ब्लू, क्योंकि उसमें तो क्या नहीं था, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ही नहीं होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। राइट बेटा? अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेके NCERT ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ डिस्कस किए हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स नीड्स अदर रॉ मटेरियल सच एज वाटर एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। वैसे तो बेटा 11th क्लास में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर आता है मिनरल न्यूट्रिशन का, जहाँ पे इस बात को समझा जाता है कि प्लांट कौन कौन से मिनरल को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है, लेकिन आपको फिलहाल केवल यहाँ पे 4 ही याद रखने हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। ये कहाँ से लेता है प्लांट? सॉइल से। और यहाँ पे जो स्पेशल मेंशन किया गया है वो किया गया है नाइट्रोजन के बारे में, जो कि बेटा प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बेटा। जो प्रोटीन होता है ये अमाइनो एसिड से बनता है। कहाँ से बनता है ये? अमाइनो एसिड। और जो अमाइनो एसिड होता है इसमें एक NH2 ग्रुप होता है और एक CH, ये अमाइनो ग्रुप होता है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और अमाइनो ग्रुप में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट। और प्लांट इसको डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकता, क्योंकि एयर में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, तो प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं ले सकता है। प्लांट नाइट्रोजन को सॉइल से लेता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है बेटा वो है NO3 नेगेटिव, और जो नाइट्राइट है इसका है NO2 नेगेटिव। बड़े सारे बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है कि 2 वाला कौन सा है, 3 वाला कौन सा है। तो एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें 2 टाइम्स I होगा वो NO2 है। वो क्या है? NO2 है। बाकी फर्दर दोबारा से 11th क्लास में इसका कंप्लीट मैकेनिज्म आएगा कि किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो प्लांट नाइट्रोजन को सॉइल से अब्जॉर्ब करता है, और इस चीज़ में हेल्प करते हैं उसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन हेल्प करते हैं बेटा? और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा रोल किसका है बेटा? सबसे ज़्यादा रोल है बैक्टीरिया का। सबसे ज़्यादा रोल किसका है? बैक्टीरिया का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि स्टेटमेंट का सिंपल सा ये मतलब है कि बैक्टीरिया प्लांट के लिए नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। इसके मैं आपको एग्जांपल्स भी बता देता हूँ, जैसे बड़ा फेमस बैक्टीरिया एक राइजोबियम, उसके बाद एक साइनोबैक्टीरिया है एनाबीना एंड नॉस्टॉक। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर याद नहीं रखनी है, आपके लिए बस एक जनरल सा डिस्कशन यहाँ पे NCERT ने किया था, जो मैंने आपके साथ बता दिया। तो बेटा इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें बेटा, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दुनिया में प्राइम सोर्स ऑफ फूड कौन है? वो थे बेटा ऑटोट्रॉफ्स। वो क्या थे? ऑटोट्रॉफ्स। तो NCERT यहाँ पे बड़े ही क्लियर लैंग्वेज में लिखती है, इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। और ये अनदर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? ऑटोट्रॉफ का है। किसका रोल है बेटा? ऑटोट्रॉफ का है। अगली बात देखिए,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे से खाना लेगा, अगर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे से खाना लेगा तो वो खाना कैसे कैसे ले सकता है, इस बात को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है बेटा देखिए, ऑर्गेनिज्म कैन टेक एंड यूज फूड बाय वेरियस वेज। फॉर एग्जांपल सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट, यानी कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशन हो रहा है ये बेसिकली कौन करता है, फंजाई। तो आप देखते हैं कि घर में जो आपने ब्रेड रखी होती है, जैसे सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रेड अगर आप थोड़े दिन तक नहीं खाएंगे और उसको ऐसे ही फ्रिज में नहीं लगाएंगे, बाहर रखेंगे, तो उसमें कुछ आप देखते हैं ब्लूइश या वाइटिश कलर का कुछ ग्रो कर जाता है। तो वो एक्चुअली क्या है बेटा, फंजाई है। ये फंजाई क्या करता है, जैसे सपोज करिए ये ब्रेड है, तो इसके ऊपर फंजाई के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या करते हैं, इस पर जर्मिनेट करना शुरू करते हैं और ये यहाँ से न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और खाने का जो ब्रेकडाउन है वो क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी करके उस नरिशमेंट को डायरेक्टली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। अब ये बताई मैंने आपको टाइप नंबर 1 जो कौन करता है, फंजाई। अब यहाँ पे आपको फंजाई के नाम याद रखने हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड को याद रख लीजिए, ब्रेड मोल्ड को बेटा राइजोपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइजोपस। उसके अलावा यीस्ट जो आप घर में जब आप भटूरे बनाते हैं तो भटूरे के अंदर मम्मी यीस्ट डालती है, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो वो आटा होता है एकदम से क्या हो जाता है, सॉफ्ट। तो बेसिकली वो सॉफ्ट क्यों हो रहा है, तो याद करिए कि ये यीस्ट ऐसा क्या कर रहा होगा कि जिसके कारण वो आटा सॉफ्ट हो जाएगा। ये आपको हम रेस्पिरेशन वाले पार्ट में बताएंगे। उसके अलावा तीसरे नंबर पे क्या आ गया बेटा, मशरूम्स। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये जो ब्रेड मोल्ड जैसे कि राइजोपस, यीस्ट और मशरूम, ये तीनों की तीनों क्या हैं, फंजाई। तो ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं आउटसाइड द बॉडी, और जब ये खाना एब्जॉर्ब करते हैं वो डायरेक्टली जो खाना है इनकी बॉडी में बाहर से कहाँ जाता है, अंदर की तरफ, यानी कि ये खाने का ब्रेकडाउन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल्स। वो केमिकल्स की जो एनर्जी होती है अपनी बॉडी में ले लेते हैं। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। ये हो गया पहला तरीका, यानी कि यहाँ पे जो खाने का ब्रेकडाउन है वो बॉडी से बाहर हुआ। अब दूसरा, सम टेक इन फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, जैसे कि हम हैं तो हम खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे खाने का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब जो तीसरे वाले हैं ये बड़े खतरनाक हैं। सम ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ कि इन केस ऑफ एनिमल्स क्या होता है, जब ये बेटा खाना लेते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स को मार के फिर खाना खाते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म को ये मारते हैं। जैसे आप में से बड़े सारे सोच रहे होंगे कि सर हम तो मतलब मीट वगैरह खाते नहीं है तो हम तो नहीं मार रहे हैं। बेटा जब आप एक प्लांट को तोड़ रहे हैं तो आप ऑर्गेनिज्म को मार के खा रहे हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन हमारे पास तीसरी जो टाइप है वो उन ऑर्गेनिजम्स की है जो ऑर्गेनिज्म को मारते भी नहीं हैं और उनसे खाना भी लेते रहते हैं और उन पे वो डिपेंडेंट भी होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है पैरासाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैरासाइट क्या होता है, सो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट takes nourishment from host। नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, होस्ट से, बट विदाउट किलिंग देम। तो जो एक सक्सेसफुल पैरासाइट होता है बेटा वो अपने होस्ट को कभी मारता नहीं है, वो अपने होस्ट को कमज़ोर बनाता है। क्या बनाता है? जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल, सर में जुएँ पड़ती हैं, जिसके सर में जुएँ पड़ती हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसमें आपको जो एग्जांपल याद रखने, जैसे देखिए टिक्स होगी, लाइसिस होगी, लीचेस होगी। लीच क्या होती है, जिसको जुग कहा जाता है, ये जो खून चूसती है। उसके बाद टेप वॉर्म्स हो गए जो पेट में कीड़े पड़ते हैं। टिक्स क्या हो गई, जो कुत्तों के ऊपर जुएँ पड़ती हैं। लाइसिस क्या हो गई, जो सर में जुएँ पड़ती हैं। उसके अलावा एक एग्जाम्पल हो रहा है बेटा कसकटा का। ये प्लांट का एग्जाम्पल है जिसे अमरबेल कहा जाता है। तो ये जो कसकटा होता है ये बेसिकली बेटा ये पैरासाइटिक प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है, ये पैरासाइटिक प्लांट है दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिसके पास अपनी क्लोरोफिल नहीं होती है। तो ये क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उससे क्या लेता है, नरिशमेंट लेता है। उससे क्या लेता है, नरिशमेंट लेता है। तो तीन तरीके आपको बता दिए कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या ले सकता है, खाना ले सकता है। तो इसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले तरह के जो हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स हैं वो क्या हो गए, हर्बीवोर्स। यानी कि हर्बीवोर वो है जो डायरेक्टली किसको खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स।
जैसे कि काऊ, गोट, ग्रासहोपर हो गया। अब कार्निवोर कौन से होते हैं? जो हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अल्टीमेटली कार्निवोर भी तो प्लांट को ही खा रहा है, क्योंकि प्लांट को हर्बीवोर खा रहा है, हर्बीवोर को कार्निवोर खा रहा है। बात समझ आ गई? जो हर्बीवोर पे ये मीट ईटर्स होते हैं, तो जैसे कि लॉयन, टाइगर, वुल्फ, कैट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? जो घास भी खा सकते हैं, यानी कि जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डबल कंज्यूमर्स, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, क्रो हो गया, बियर हो गया। और जो तीसरे मैंने आपको बताया बेटा पैरासाइट्स, ये जो तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स थे, ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को मार के उनसे खाना लेते हैं, लेकिन ये वाले मारते भी नहीं हैं और उनसे क्या लेते रहते हैं? खाना भी लेते रहते हैं। तो इनको पैरासाइट्स कहा जाता है। अब पैरासाइट बॉडी के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि टेप फॉर्म, और बाहर भी हो सकता है, जैसे कि टिक्स, लाइसिस एंड लीच, जो आपके एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए हैं। जब बेटा 12th क्लास में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, तो वहाँ पे ये चीज़ें और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? अब हमें यहाँ पे बेटा जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि जो न्यूट्रिशन है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है, राइट? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में या दो ऑर्गेनिजम्स की न्यूट्रिशन को क्या करना है? डिस्कस। इसमें से एक अमीबा है और एक क्या है? पैरामीशियम। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अमीबा की, तो अमीबा में पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और शुरुआती जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें बेसिक लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ये ज़रूरत पड़ने पे अपनी बॉडी को उसी तरीके से बिहेव करवाना शुरू कर देते हैं जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है बेटा? रिक्वायरमेंट। तो इसमें हमें अमीबा के बारे में डिस्कस करना है। तो ये हमने अमीबा बनाया है और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस, और ये बीच में क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। अब तो अमीबा, आप ये सपोज करके चलिए, ये जो पूरा का पूरा बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, सपोज कर लीजिए पूरा का पूरा पानी है। अब होगा क्या कि पानी के अंदर ही इसका खाना होगा। अब जैसे इसको कहीं पे खाना मिलेगा तो ये खाने की तरफ क्या करेगा? अप्रोच करेगा। खाने की तरफ क्या करेगा? अप्रोच करेगा। और जब ये अप्रोच करेगा तो इसका जो ये पूरी की पूरी बॉडी है, इसका अंदर से पूरा का पूरा बॉडी के साथ साइटोप्लाज्म मूव करता है और ये उस खाने को क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता सराउंड करना शुरू करता है। और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सीडोपोडिया। क्या कहा जाता है? सीडोपोडिया, विच इज़ कॉल्ड फॉल्स फीट। क्या कहा जाता है इसे? फॉल्स फीट। अब उसके बाद ये सीडोपोडिया से अपने खाने को, यानी कि इस खाने को कंप्लीटली सीडोपोडिया के अंदर ले लेता है, जिसे कहा जाएगा इंजेशन। यानी कि खाने को कंप्लीटली सीडोपोडिया के अंदर ले लिया। अब जब ये इंजेक्शन कर लेगा तो इस खाने के बाहर ये क्या बना देता है? वैक्यूल, जिसे फूड वैक्यूल कहा जाएगा। अब ये इस खाने को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। ठीक है? तो खाने का जब ये डाइजेशन कर लेगा, ये खाना कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। अब डाइजेशन के बाद ये जो खाना है ये पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मतलब क्या है? क्योंकि इस चैप्टर में आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का सिंपलर पार्टिकल में टूटना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल का बॉडी में जाना। अब क्योंकि इसमें तो ब्लड होता नहीं है, तो इसमें इसके साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा? खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जब ह्यूमन बींग्स की बात करी जाएगी तो हमारे में एब्जॉर्प्शन किसे कहा जाता है? जब वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना शुरू करता है। ठीक है बेटा? अब आगे देखो जरा। अब जब ये खाना एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, यानी कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उससे अनडाइजेस्टेड फूड कहा जाएगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो दोबारा से सीडोपोडिया से बाहर निकल जाएगा, जिसे कहा जाएगा ईजेशन। क्या कहा जाएगा? ईजेशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हुआ इसमें इंजेशन, उसके बाद हुआ डाइजेशन, उसके बाद हुआ एब्जॉर्प्शन, और फाइनली क्या हो गया? फाइनली हो गया हमारे पास ईजेशन। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पहले सीडोपोडिया बना। बेसिक प्रोसेसेस तो आप समझ ही गए। यानी कि हमने यहाँ पे ये देखा कि अमीबा में कोई भी ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं था जो डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस कर रहा था। राइट बेटा? अब थोड़ी सी हम एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लेते हैं। तो देखिए जरा एनसीईआरटी क्या बोलती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय देयर एंटायर सरफेस, एज कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज स्पेशलाइज ऑर्गन बन जाएंगे। जैसे कि अमीबा की बात करें तो इट कैप्चर्स फूड बाय यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, जिसे सीडोपोडिया कहा जाता है। दे फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग
फूड वैक्यूल। इन दिस फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वन एंड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में क्या कर जाता है, डिफ्यूज या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सेल्फ सरफेस एंड थ्रोन आउट। तो एनसीईआरटी ने क्या करा है, ये पूरी की पूरी आपको क्या दे दी हुई है, कहानी दे दी हुई है। इसको डायग्राम के द्वारा आपको कंप्लीटली एक एक स्टेप से क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, एक्सप्लेन। अब एनसीईआरटी ने एक फालतू में यहाँ पे लाइन घुसा दी हुई है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, कि जो पैरामीशियम होता है इट टेक इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द सेल वॉल। तो बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को भी रट्टा मार लेते हैं विदाउट डायग्राम, इसके बाद उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो इसको भी हम डायग्राम से अभी समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बेटा पैरामीशियम में क्या होता है, तो पैरामीशियम भी क्योंकि पानी में ही रहता है, तो सपोज कर लीजिए ये पूरा का पूरा पानी है, ये पूरा का पूरा क्या है, पानी है। और इस पानी के अंदर ही क्या होता है बेटा, इस पानी के अंदर ही फूड होता है, इस पानी के अंदर ही क्या होता है, फूड होता है। तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनिए जरा, ये क्या करता है, इसकी बॉडी के ऊपर ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सीलिया। क्या कहा जाता है बेटा, सीलिया। तो ये क्या करता है, अपने सीलिया को कोऑर्डिनेटेड या एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में क्या करता है बेटा, मूव करवाता है। और ये सीलिया क्या करते हैं, इस पानी को पूरा का पूरा मूव करवाते हैं। और पानी के साथ साथ क्या मूव करता है, पानी के साथ साथ खाना भी मूव करेगा। अब देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल स्टेटमेंट लिखी है कि ये जो खाना है ये सीलिया के मूवमेंट से इसमें एक स्पेशल स्पॉट में आके एंटर करेगा। किसमें एंटर करेगा, तो बेटा ये जो स्पेशल स्पॉट होता है इसे गलेट कहा जाता है। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी ये चीज़ आएगी, बिल्कुल सेम चीज़ आएगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो स्पेशल स्पॉट होता है इसे गलेट कहा जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, ये जो गलेट होती है इट ओपन्स आउटसाइड, ये बाहर की तरफ खुली होती है, ये इस तरीके से बेटा बाहर की तरफ ओपन हुई होती है। और ये जो खाना है ये इस गलेट में एंटर करता है। ये इस गलेट में क्या करता है बेटा, ये जो खाना है, ध्यान सुनिए जरा, ये जो खाना है ये इस गलेट में एंटर करता है। और एंटर करने के बाद इस खाने का क्या बनता है, फूड वैक्यूल। उसके बाद इसमें भी वैसे डाइजेशन होता है जैसे किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है, तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पैरामीशियम और अमीबा में डाइजेशन में क्या अंतर है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अमीबा में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं था, वो पूरी बॉडी को मूव करवा रहा था। यहाँ पे पैरामीशियम क्योंकि थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे फीचर आया, तो इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर आया जिसमें केवल खाने की एंट्री हुई। किसकी एंट्री हुई, कोई प्रॉपर माउथ नहीं है, ये माउथ की तरह है, इसे हमें गलत बोलते हैं। ये बाहर की तरफ खुलता है, इसमें खाने की एंट्री होगी। और खाने की एंट्री कैसी होगी, इस सीलिया की मूवमेंट से। सीलिया पानी के साथ खाने को भी मूव करवाता है और वो खाना इसमें एंटर करता है। इसका क्या बनता है, फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करके इसकी पूरी बॉडी में क्या कर देता है, सर्कुलेट। तो यही दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी डाइजेशन हमें यहाँ पे क्या करनी थी, डिस्कस करनी थी। अब तो जो अगली चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है बेटा, वो डिस्कस करनी है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें जो चीज़ एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन करी है उसमें एक्सप्लेन किया गया है द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है और किस तरीके से वहाँ पे खाने का डाइजेशन होता है। तो ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी क्वेरीज का डेफिनेटली बेटा आंसर करेंगे। राइट, ओके।